हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, दशकों तक पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया के सामने एक झूठी कहानी बेची। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग इस्लामाबाद की छत्र छाया में बेहद खुशहाल और अमन की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जून 2026 तक आते आते उनका यह अरबों डॉलर का पब्लिक रिलेशन यानी पीआर पूरी तरह बेनकाब हो गया है। सच सबके सामने आ चुका है और ज़मीनी हालात बेहद ख़राब हैं। बड़े पैमाने पर नागरिक विरोध, मुकम्मल शटडाउन, स्ट्राइक्स और मुकम्मल सिविल डिसोबीडियंस ने पूरे खित्ते की रफ्तार रोक दी है। यह सब तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी डीप स्टेट ने आगामी 27 जुलाई के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले अपनी पकड़ कमज़ोर होती देख घबराकर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने वहां के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक आम नागरिक संगठन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एंटी टेररिज्म लॉ के तहत एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। यह कदम कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उनकी हार की खुली स्वीकारोक्ति थी। रावलपिंडी के जनरलों को समझ आ गया कि वे इस क्षेत्र का कंट्रोल खो चुके हैं और अब वह क्रूर हकीकत दुनिया के सामने आ गई है जिससे यह इस्टेब्लिशमेंट दशकों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। अगर यह समझना है कि मुजफ्फराबाद और रावलकोट का युवा अपनी जान जोखिम में डालकर ऑटोमेटिक राइफल्स और इलीट रेंजर्स के सामने क्यों खड़ा है, तो आपको इस क्षेत्र के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को देखना होगा। यह रिसोर्स प्लंडर की एक सोची समझी कहानी है। इस क्षेत्र में एक विशाल मंगला डैम मौजूद है जो साफ और बेहद सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के स्थानीय लोग लगातार कई घंटों के पावर आउटेज और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो बिजली पैदा होती है उसे पाकिस्तानी पंजाब के इंडस्ट्रियल हब्स और आलिशान सोसाइटियों को चमकाने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ डैम के ठीक बगल में रहने वाले स्थानीय लोगों से भारी टैक्स वसूला जाता है और उन्हें इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी रेट्स के महंगे दाम चुकाने पड़ते हैं। इसके ऊपर से चरम पर पहुंची महंगाई, आटे का भयंकर संकट और युवाओं में बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी। पिछले 3 सालों से वहां की लीडरशिप इन मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की। जेएएसी ने सरकार के सामने 38 डिमांड मेमोरेंडम रखा, जिसमें बुनियादी ज़रूरतें जैसे फूड सब्सिडी, बिजली के सही दाम और स्थानीय राजनीति में इस्लामाबाद का दखल बंद करने की मांग की गई थी। लेकिन हुकूमत ने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने राजनीतिक चालन चलना शुरू कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने स्थानीय असेंबली में 12 रिफ्यूजी सीट्स के कोटे को बदलने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। यह एक ऐसा पुराना कोटा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इस्लामाबाद में बैठी पार्टियां अपनी मर्जी की कठपुतली सरकारें चुनने के लिए करती हैं। और जब वहाँ के लोगों ने अपनी स्वायत्ता और हक मांगा तो राज्य ने उनके खिलाफ पैरा मिलिट्री फोर्सेस को मैदान में उतार दिया। अब ज़मीनी हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। वहाँ के ग्राउंड जर्नलिस्ट इसकी तुलना पिछले दशकों के सबसे हिंसक दौर से कर रहे हैं। गोलीबारी, पैलेट गन्स, आंसू गैस के गोले, अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ, मीडिया गैग्स और मुकम्मल इंटरनेट ब्लैकआउट्स आज वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य हथियार बन चुके हैं। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब इस बर्बर सरकारी कार्रवाई के कारण एक बेहद नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हो गया है। दोस्तों, जब आप लोगों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का हक भी छीन लेते हैं और रोटी बिजली की मांग करने वाले आम नागरिकों को टेररिस्ट करार दे देते हैं, तो आप खुद एक बेहद खतरनाक सुरक्षा संकट को दावत देते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट साफ इशारा कर रही हैं कि अब इस संघर्ष का रूप बदल रहा है। सीधी गोलीबारी और भयानक पुलिस ब्रूटलिटी का सामना करते हुए अब स्थानीय आबादी के कुछ हिस्सों ने भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 30 से ज़्यादा नागरिकों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने की पुष्टि की है जो बुलेट और पैलेट गन का शिकार हुए हैं। लेकिन इस बार सरकारी सुरक्षा बल भी अछूते नहीं हैं। रावलकोट जैसे इलाकों में हिंसक झड़पें अब दोनों तरफ से जानलेवा साबित हो रही हैं और जवाबी हमलों में कई सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है। पाकिस्तानी स्टेट ने इन झड़पों का बहाना बनाकर अवामी एक्शन कमेटी के सदस्यों के खिलाफ शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। वे पूरे नागरिक आंदोलन को बदनाम करके अपने इस हिंसक क्रैकडाउन को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिफेंस एनालिस्ट की माने तो सरकार की यह बर्बरता वहाँ के नाराज युवाओं को अपनी रक्षा के लिए एक संयोजित और बड़े पैमाने पर आर्म्ड रेजिस्टेंस की तरह धकेल रही है।
लेकिन डिफेंस एनालिस्ट की माने तो सरकार की यह बर्बरता वहां के नाराज युवाओं को अपनी रक्षा के लिए एक सुनियोजित और बड़े पैमाने पर आर्म्ड रेजिस्टेंस की तरफ धकेल रही है। इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेटिव्स के अंदर का डर और बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। भले ही सोशल मीडिया पर चल रही एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री ऑफिसर्स के इस्तीफों की खबरें पूरी तरह वेरीफाइड नहीं हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर पैदा हुई दरारें बिल्कुल सच हैं। ख्वाजा मेहरान जैसे स्थानीय नेताओं ने सीधे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चुनौती दी है और मिलिट्री, पुलिस और सरकारी महकमों में काम करने वाले स्थानीय कश्मीरी निवासियों से सामूहिक इस्तीफे की मांग की है और इसके असर भी दिखने लगे हैं। ऐसी पुख्ता खबरें हैं कि स्थानीय पुलिसकर्मियों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने के आदेश मानने से इनकार कर दिया है। कोटली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी का अपने पद से पीछे हट जाना यह साफ दिखाता है कि स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी अब इस्लामाबाद के दबाव में टूटने लगी है। इसके अलावा इस क्षेत्र के रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन जिन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियारों की समझ है, वे भी अब राज्य का साथ छोड़कर स्थानीय डिफेंस कमेटी के साथ खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमेशा से होता आया है, इस्लामाबाद की तरफ से इस पूरे संकट को पूरी तरह नकारा जा रहा है। पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस पूरी अराजकता को एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया बताया है और हमेशा की तरह अपनी नाकामी का ठीकरा बाहरी ताकतों के सिर फोड़ने की कोशिश की है। लेकिन दुनिया अब उनके इस पुराने बहाने को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बेहद कड़ा बयान जारी करते हुए वहां हो रही पुलिस ब्रूटलिटी और बेगुनाह नागरिकों की हत्या के कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस रिसोर्स प्लंडर और ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के खिलाफ पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ विदेशों में रह रहे वहां के प्रवासियों ने इस लड़ाई को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया है। लंदन में यूके पार्लियामेंट के बाहर से लेकर यूनाइटेड नेशन के दफ्तरों तक बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस सरकारी वॉयलेंस की एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल प्रोब यानी जांच की मांग तेजी से पकड़ रही है। मोबाइल नेटवर्क्स को पूरी तरह बंद करके और इंटरनेट ब्लैकआउट लागू करके एस्टेब्लिशमेंट ने इस आंदोलन को दुनिया की नज़रों से छुपाने की पूरी कोशिश की है। वे चाहते थे कि इस आवाज़ को खामोशी से दबा दिया जाए, लेकिन उनकी इसी हरकत ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि इस क्षेत्र के साथ एक संवैधानिक पार्टनर की तरह नहीं, एक ऑक्युपाइड टेरिटरी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आटे की एक बोरी, बिजली का एक बल्ब और अपनी ही ज़मीन पर सिर उठाकर जीने का हक, क्या किसी आवाम के लिए यह मांगें टेररिज्म हो सकती हैं? जिन हाथों में कलम और रोजगार होना चाहिए था, आज उन युवाओं को पैरामिलिट्री फोर्सेस और ऑटोमेटिक राइफल्स के सामने धकेल दिया गया है। यह लड़ाई अब सिर्फ बिजली के बिल या आटे की सब्सिडी की नहीं है, यह लड़ाई अपनी डिग्निटी यानी आत्मसम्मान की है। जब दशकों के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्स प्लंडर का जवाब सिर्फ इंटरनेट ब्लैकआउट और बुलेट शॉट से दिया जाएगा, तो आवाम का भरोसा टूटना लाजमी है। दोस्तों, मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक की वादियों में पसरा यह सन्नाटा कोई अमन की निशानी नहीं है, बल्कि यह आने वाले एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। बंदूक की नोक पर आप किसी का इलाका तो कब्जे में रख सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का हार्ट एंड सोल कभी नहीं जीत सकते। रावलपिंडी के जनरलों ने दशकों तक जिस सच को दुनिया से छुपाया, आज वहाँ के युवाओं ने अपनी कुर्बानी देकर उस इल्यूजन को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। इतिहास गवाह है, जब जब हक मांगने वालों पर ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है, तब तब सत्ता के बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। अब देखना यह है कि जुलाई 27 के चुनावों से पहले इस जलते हुए खित्ते की तकदीर क्या मोड़ लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।